हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, अब आज हम लोग लेकर आ गए फिर से हमारी ये YouTube की फ्री सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स। ये लेक्चर नंबर 2 है आप सभी के लिए, जो हमारे यूनिट फर्स्ट का यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए आज देख लेते हैं कि ये जो आज का ये लेक्चर है, इसमें आपको कौन सी चीजें हैं जो कि आज आपको पढ़नी है। बच्चों बता दूं कि ये बीएससी 4th सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर आता है, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जा रहा है। रही बात बच्चों इसके हमारे पूरे पेड कोर्स की, तो ये कोर्स हमारे यहाँ पर ऐप पर भी रन करता है। अगर आप भी हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका पूरा वेलकम है। इस कोर्स की सारी डिटेल्स मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। और उसी के साथ यूट्यूब पे भी कुछ आपके लिए लेक्चर वीडियोस जाते रहेंगे, जिसके थ्रू आप हर यूनिट के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप देख पाएंगे। तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये जो 4th सेमेस्टर के बॉटनी के अंदर लेक्चर नंबर 2 है, यहाँ पे सीरियल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखो, सीरियल्स क्या होता है बच्चों? सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है। अब ये जो अनाज होता है, ये किस लिए हम लोग रखते हैं? ताकि हम इसको खा सके, एडिबल हो, एडिबल यानी कि खाने लायक हो। तो ये एडिबल ग्रेन होती है, और किसी भी ग्रास से जब एक ऐसा ग्रेन निकाला जाता है, एक ऐसा अनाज निकाला जाता है जो खाने लायक होता है, तब हम लोग उसे बोलते हैं कि भाई वो सीरियल है, वो एक अनाज है, ठीक। और ये यहाँ पर इसके अंदर का जो ये फ्रूट होता है, इस फ्रूट को कैरियोप्सिस बोलते हैं। आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि बच्चों जो यहाँ पर ग्रास फैमिली होती है, इसकी जो ग्रेन्स होते हैं, इनकी जो फ्रूट होता है, उसको फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं। अनाज की बात करें तो चाहे आप गेहूं की बात कर रहे हो, चावल की बात कर रहे हो, ये सब सीरियल्स के अंदर आता है। ओट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो बाजरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर ही आती है, सीरियल्स के अंदर, अनाज के अंदर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके फ्रूट को कैरियोप्सिस बोलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जो हम खाते हैं इस फ्रूट का जो पार्ट, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं बच्चों। जो फ्रूट है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसका इपिकार्प होता है, उसका मीजोकार्प होता है, उसका एंडोकार्प होता है, और उसके अंदर भी होता है एंडोस्पर्म, जो कि वो लिक्विड होता है, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केस में हम एंडोस्पर्म खाते हैं, कुछ केसेस में हम ओवरी का जो इंटरनल पार्ट है, जिसे हम मीजोकार्प कहते हैं। अब जैसे आम आप खाते हैं, तो आम में आप क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। तो अलग अलग फ्रूट्स में हम अलग अलग हिस्से को कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो सीरियल्स होते हैं, इनके अंदर आप एंडोस्पर्म है जो कि कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ इनमें जर्म की एक लेयर होती है और ब्रैन भी पाया जाता है। हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो सीरियल्स है, इनको कल्टीवेट कैसे किया जाता है, किन चीजों का ध्यान दिया जाता है जब इनको ग्रो कराया जाता है। साथ ही के साथ हम देखेंगे कि इनके यूजेस क्या है, कैसे इनसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं जब हम इसे रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। मैं जितने भी बच्चे मेरे से यहाँ पे आज ये लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि डेली बेसिस पे चावल दाल ना खाता हो। कुछ नहीं तो चावल खा रहे हैं, कुछ नहीं तो दाल जरूर खा रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। फिलहाल के लिए तो हम सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात, हम लेग्यूम्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर चावल की बात कर ले या गेहूं की बात कर ले, तो ये ऐसी चीजें जो कि हर घर में बनती है और डेली बेसिस पे बनती है ना। तो हम इसको कभी ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमने इस तरह से अपने खाने पीने का रूटीन रखा है कि हम डेली खाने के अंदर अपने रोटी, चावल, ये सब जरूर इंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीरियल ग्रेन क्रॉप्स जो है वो बड़े क्वांटिटी में उगाया जाता है भाई, हमारे पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है, और इससे फूड भी ज्यादा मिलता है, और इस फूड से जो एनर्जी निकलती है वो भी ज्यादा होती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फूड माना गया है। इसको स्टेपल क्रॉप भी कहते हैं, यानी कि वो क्रॉप्स जो कि डेली बेसिस पर हर कंट्री में खाए जा सकते हैं। ज्यादातर इंडिया में देखने को मिलता है। इसमें राइस आता है। इन सीरियल्स के अंदर, अनाज के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर राइस आएगा, इसके अंदर व्हीट आएगा, राई आएगा, ओट्स आएगा, बार्ली, मिलेट और मेज आएगा। कुछ एडिबल ग्रेन्स जो कि हमें और भी फैमिली से मिलते हैं, जैसे कि बकव्हीट है, क्विनिया है, शिया है, ये सबको भी हम लोग स्यूडो सीरियल्स के नाम से जानते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब ये बिहेव करेंगे, इस तरह से रहेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ठीक है ये सीरियल्स हैं, बट एक्चुअली ये फॉल्स सीरियल में आते हैं, लेकिन है सीरियल्स की कैटेगरी में, आते हैं अनाज की ही कैटेगरी में, ठीक। अब अगर इसे यहाँ पे देखा जाए तो इनके अंदर बहुत सारा सोर्स में क्या क्या होता है, क्या पाया जाता है इन अनाजों में? सबसे ज्यादा होता है इनमें विटामिन, उसके अलावा इनमें मिनरल्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, ऑयल होता है और प्रोटीन्स होता है। जब इनको प्रोसेस किया जाता है बाय रिमूवल ऑफ ब्रैन एंड जर्म, मतलब बाहर की जब इनकी लेयर हटा दी जाती है, ब्रैन की और जर्म की एक ऊपर की लेयर, तो सिर्फ बचता क्या है खाने के लिए? हमने देखा सिर्फ इनके अंदर तीन ही चीज तो है,
एक ब्रैन की लेयर है, एक जर्म है और एक एंडोस्पर्म है। अगर ब्रैन और जर्म को हम लोग निकाल दे तो हमारे पास बचता क्या है, एंडोस्पर्म बचता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग एंडोस्पर्म है ये ज्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो हमें देखने को मिलता है। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखा जाए तो सीरियल जो है एक मेजॉरिटी सस्टेनेंस फूड में आता है। सीरियल्स ऐसा कहीं नहीं है जहां नहीं खाया जाए, जहां डेली बेसिस पे इसका कंजम्पशन नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात करें तो सीरियल कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आमतौर पर ये कंज्यूम किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें हैं जो कि सीरियल्स के बारे में आपको जाननी है। अब बात करते हैं भाई इसके मुद्दे पे आते हैं कि इसका कल्टीवेशन कैसे होता है, कैसे इसको ग्रो कराया जाता है, कैसे इसको उगाया जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक सीरियल्स में हर एक का कल्टीवेशन सेम हो, सबका कल्टीवेशन कुछ हद तक अलग होगा ही। लेकिन अगर हम एक जनरल सीरियल क्रॉप की बात करें तो कल्टीवेशन में क्या होता है ये देखेंगे हम। तो ज्यादातर ये एनुअल प्लांट्स होते हैं, यानी कि एक बार साल भर में लगाए जाएंगे, एक बार में ही प्रोडक्ट देंगे साल में एक बार। ठीक है, तो एक प्लांटिंग से एक हार्वेस्टिंग निकलेगी, यानी एक बार लगाएंगे तो एक बार इसकी कटाई है, यानी एक बार ही उसको खाया जा सकता है पूरे ईयर में। ठीक, सीरियल्स जो है यहाँ पे ये अलग अलग टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं, और जो टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनको कोल्ड सीजन सीरियल्स हम कहते हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाए जाते हैं उनको हम वार्म सीजन सीरियल्स कहते हैं। यहाँ पे वीट हो गया, राई है, क्रिटिकल है, ओट्स, बार्ली और स्पेल्ट, यानी कि गेहूं वगैरह जो हो गया, राई वगैरह जो हो गया, ये सब कूल सीजन क्रॉप्स है, ठंडी में लगाए जाते हैं। और दीज आर हार्डी प्लांट्स, और ये हार्डी प्लांट्स इनको बोला जाता है जो मॉडरेट वेदर में सही अनुकूल जो एनवायरमेंट है उसके अंदर ये ग्रो करते हैं। और इनकी ग्रोथ रुक कब जाती है, सीज करना यानी रुक जाना, तो ग्रोथ रुक कब जाती है, जब हॉट वेदर शुरू होता है, यानी कि 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जब पहुंचने लगेगा तब। ठीक, लेकिन वार्म सीजन सीरियल्स की बात करें तो ये थोड़े से टेंडर होते हैं और इनको गर्म एनवायरनमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो बार्ली हो गया, राई हो गया, ये हार्डेस्ट सीरियल्स हैं जो कि ओवर विंटर में रह पाते हैं और यहाँ पर अलग अलग जगह पे ये ग्रो करते हैं। बहुत सारे कोल्ड सीजन सीरियल्स जो कि ट्रॉपिक्स में लगाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि ठंडे जगह पे ही लगाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनको मल्टीपल क्रॉप्स में पर ईयर के हिसाब से लगाया जाता है। प्लांटिंग की बात करें तो इनको ग्रो कैसे कराते हैं, तो वार्म सीजन सीरियल्स जो है इनको ट्रॉपिकल लोलैंड्स में लगाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट्स में यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉस्ट फ्री सीजन में लगाया जाएगा, यानी जब कोहरा वगैरह नहीं रहता है तब। राइस जो है कॉमनली कैसे जगह टाइम पे लगाया जाता है, जहां पे खेतों के अंदर पानी ज्यादा होता है, तो फ्लडेड फील्ड्स में, यानी जिसमें पानी भरा पड़ा रहे वहां पर राइस लगाते हैं। कुछ स्ट्रेन्स जो है इनको ड्राई लैंड पे, हालांकि कुछ ऐसी भी वेराइटीज होती है इनकी जो सूखे एरियाज में भी लगती है। कुछ वार्म क्लाइमेट सीरियल्स जैसे कि सोरगम वगैरह है तो ये सूखे इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। कोल्ड सीजन सीरियल्स जो है ये टेम्परेट इन्वायरमेंट में अपने आप को बड़े अच्छे से ढाल लेते हैं। कुछ वेराइटीज यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि विंटर या स्प्रिंग टाइप के भी होते हैं, तो वेराइटीज बहुत सारी है। कुछ ठंडे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, कुछ वार्म इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो इस सारी चीजों को इसमें देखने को मिलता है। विंटर वेराइटीज ज्यादातर ऑटम सीजन में लगाए जाते हैं और जर्मिनेट और ग्रो करके ये विंटर के समय में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर विंटर जब वापस चली जाएगी, इस गर्मी वापस आने वाली होती है, तब इनकी ग्रोथ शुरू होती है और बहुत एकदम पीक वाली गर्मी आने से पहले, मई जून का महीना आने से पहले इनकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल तक। ये जो कल्टीवेशन सिस्टम है इसमें इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में उससे वजह से पानी यूज हो पाता है इन फील्ड्स में जहां पर ये सीरियल्स लगाए जाते हैं, साथ ही साथ इनमें फर्टिलाइजर्स उस हिसाब से यूज होता है, तो ये सारी चीजें का ये ध्यान हो जाता है। विंटर वेराइटीज जो है ये देखने को मिलता है कि ये फ्लावर तब तक नहीं करेंगे जब तक कि स्प्रिंग टाइम नहीं आ जाता, क्योंकि ये वर्नलाइजेशन इनको चाहिए। वर्नलाइजेशन से ये मतलब कि इनको कम लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर का मतलब इनको ठंडा जगह चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, इनमें फूल होने के लिए। तो जब फ्लावरिंग को कम टेम्परेचर चाहिए होता है तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। वो इधर देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर में एक्सपोज होते हैं, ठीक है, टाइम के अंदर, तो ये चीज इनमें देखने को मिलती है। तो विंटर वेराइटीज जो है वो वर्नलाइजेशन दिखाते हैं। व्हेन जहाँ पे विंटर्स अगर बहुत गर्म है, टू वार्म फॉर वर्नलाइजेशन, यानी कि वर्नलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए अगर वो नहीं मिलता है, उससे ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इनकी जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। स्प्रिंग सीरियल्स जो है इनको स्प्रिंग टाइम में, अर्ली स्प्रिंग टाइम में लगाया जाता है। मैच्योर ये बाद में होते हैं।
लेटर दैट सेम समर, और उसी में वर्नलाइजेशन होगा। स्प्रिंग सीरियल्स जो है इनको ज्यादा इरिगेशन चाहिए होती है और येल्ड भी इनका थोड़ा सा कम होता है विंटर सीरियल्स की तुलना में। तो याद रखेंगे विंटर सीरियल्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है स्प्रिंग वाले सीरियल्स के तुलना में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इस तरह से हमने इसका किस तरह से हमें इसको कल्टीवेट कराते हैं। अब बात आती है ग्रोथ की। सबसे ज्यादा यहाँ पे सीरियल डिजीजेस जो इनमें लग जाती है, यानी अनाजों में जो डिजीज लग जाती है, चाहे वो फंगस की वजह से हो चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, जो इनसे उत्पादन होता है अलग अलग फूड प्रोडक्ट का, वो उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इन डिजीज से हमें बचना बहुत जरूरी है, चाहे रस्ट डिजीज हो, जैसे कि अगर पक्सीनिया में बात करें तो रस्ट डिजीज बहुत लगती है, उसी के साथ अगर पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह बात करें फ्यूजेरियम से लगता है, ये सब भी होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि रस्ट डिजीज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, कुछ ऐसे डिजीज है जो कि अनाजों में बहुत लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट उतना नहीं निकल पाता है। तो इनसे अगर हम बच जाएं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा निकलेगा। अब बात आती है जब प्रोडक्शन होता है तो अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। अभी बच्चों इसके बाद हम एक एक करके एक दो सीरियल्स की भी हम बात करेंगे कि अलग अलग सीरियल्स की किस तरह से कल्टीवेशन और किस तरह से उनका हार्वेस्टिंग होता है, बट एक जनरल पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो वंस द सीरियल प्लांट एक बार ग्रो कर जाता है, उससे सीड से ग्रो होकर एक प्लांट बन गया, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट करते हैं। और आगे चल के जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो उसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग होती है, यानी इनकी कटाई शुरू होती है। तो वो चीज इधर देखने को मिलेगी। एज सुन एज पेरेंट प्लांट और उसके जो सीड कर्नल्स हैं ये ड्राई हो जाते हैं, तब हार्वेस्टिंग की शुरुआत होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाए तो सीरियल क्रॉप जो है ये मशीन हार्वेस्टेड होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात कर रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज में तो मशीन का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन डेवलप्ड जो हो चुकी है कंट्रीज उनमें मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, फार्मिंग में। तो ऐसे में क्या होता है, समय बचता है, जितने इंसान एक काम में लगेंगे वो लेबर वर्क कम होता है, तो वो चीज है। तो डेवलप कंट्रीज में सीरियल क्रॉप्स को मशीन की मदद से उसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग की जाती है। टिपिकली एक कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से होता है। कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है, जो कि स्टेम जो होता है व्हीट का, राइस का, उसको कट करने का काम करेगा, थ्रेशिंग करेगा, कटिंग करेगा और फिर उसमें से ग्रेन्स को अलग करने का काम करेगा। जो उसका बाकी का मटेरियल है, उसका पूरा प्लांट है, उससे जो उसके अनाज है, जो ग्रेन है, उसको अलग करेगा विनोइंग की मदद से। तो ये स्टेप्स इसमें रहते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर में पहले कटिंग होती है, फिर थ्रेशर मशीन इसी में होता है, फिर विनोइंग भी होती है। ठीक, डेवलपिंग कंट्रीज में यही बात करें तो ये जो हार्वेस्टिंग मेथड्स होते हैं ये ज्यादातर इंसानों की मदद से ही किए जाते हैं, यानी मैनुअल तरीके से यही काम होता है। ठीक, तो ये चीजें हार्वेस्टिंग में देखने को मिलती है। अब बात होती है जब प्रोसेसिंग और स्टोरेज की, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा दिक्कत ये आता है स्टोरेज के दौरान बच्चों की, इनमें मॉइस्चर अगर रह गया, नमी अगर रह गई, मान लो कि अगर फील्ड में राइस या व्हीट था तो वो पूरा जब सूख जाता है ना तब इसको स्टोर किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अच्छे से वो सूखा ना हो, उसके अंदर जितना मॉइस्चर था, नमी थी, वो ना निकली हो, तो उससे स्टोरेज के समय वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो इस चीज का हमें भरपूर ध्यान देना होगा कि भाई इनमें नमी ना रहे, मॉइस्चर ना रहे। अगर क्रॉप हार्वेस्ट हुआ है ह्यूमिड वेदर में, अब देखो वेदर ही ऐसा है, इन्वायरमेंट ही ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा उमस है, तो अगर ऐसे टाइम पे होगा इसकी हार्वेस्टिंग तो ग्रेन्स जो है ये ड्राई नहीं हो पाते अच्छे से, और इसके वजह से जब स्टोरेज के दौरान इन फील्ड्स जो है ये जो क्रॉप है ये खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इस केस में जो ग्रेन है उसको डिहाइड्रेटिंग फैसिलिटी में देते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल तरह से हीट दी जाती है जिससे वो सूखे। तो आर्टिफिशियल हीटिंग भी होती है। वही अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज में, तो यही ग्रेन्स को क्या करते हैं, खेतों में, फील्ड्स में ऐसे ही छोड़ देते हैं। वहां पे जो सूरज की रोशनी है उसकी वजह से क्या होगा, वो सूखेगा, ड्राई होगा, तो वो चीज देखने को मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका में फार्मर्स जो है ये क्या करते हैं, डिलीवर देयर न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन। अब ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है कि ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन है इसको ग्रेन एलिवेटर में डाला जाता है, जहां पे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि क्रॉप्स को स्टोर करने का काम करती है, और जब बेचने का समय है तो उसमें से निकाल के एक फार्मर जो है वो अपने ग्रेन्स को बेच सकता है। ठीक, तो ये चीजें देखने को मिलती है। अब बच्चों एक एक करके हमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अलग अलग सीरियल्स के बारे में। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट सीरियल्स की, एक हो गया राइस, दूसरा हो गया व्हीट, गेहूं और चावल। ठीक, सबसे पहले आइए चावल की बात करते हैं, राइस की, किस तरह से इसका कल्टीवेशन होता है, किस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग होती है, किस तरह से इसके क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस की। और ठीक, तो राइस जो है अगर एक्सेप्शन देखा जाए तो इस टाइप में क्या है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द टाइप कॉल्ड अपलैंड राइस,
अपलैंड राइस के एक्सेप्शन के साथ देखा जाए तो प्लांट जो है ये ज्यादातर सबमर्ज लैंड में लगाया जाता है, कोस्टल प्लेन्स के आसपास या फिर जहां बहुत ज्यादा पानी है उसके आसपास, रिवर बेसिन है, डेल्टाज है, सब सेमी ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में लगाया जाता है। सीड सबसे पहले अब बात करते हैं बीज से शुरू हम करेंगे। तो इनकी जो बीज होती है इसको क्या किया जाता है, बेड के अंदर बहुत अंदर तक इसको इंसर्ट करके डाला जाता है, और जब ये सीडलिंग जो है 25 से 50 दिन की पुरानी हो जाती है, यानी जो सीड्स है वो इतनी पुरानी हो गई है, तो इसको वापस से क्या किया जाता है, इनकी जब लीव्स आ जाएगी तो प्रॉपर से इसको दूसरे फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। आप सब जानते होंगे राइस एक बार में नहीं ग्रो करता है, पहले इसके सीड्स लगाए जाते हैं, छोटा छोटा इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसकी वापस से प्लांटेशन करते हैं, है ना। तो ये स्टेप में, 2 स्टेप में इसकी प्लांटेशन होती है। तो जब सीडलिंग 25 से 50 दिन का हो गया तो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में, अब खेतों में डाल दिया गया, या इसको धान भी, पैडी भी हम कह सकते हैं। और ये इसमें लीव्स आ चुकी होती है और ये 5 से 10 सेंटीमीटर तक अंदर सबमर्ज्ड रहता है पानी के अंदर, जब तक इसका ग्रोइंग सीजन चलेगा। हिली एरियाज में देखा जाए तो राइस फार्म्स जो होते हैं ये टेरेस्ड किए जाते हैं। यानी टेरेसिंग क्यों जरूरी है भाई, ताकि अगर जैसे पानी का बहुत ज्यादा कटाव है, बारिश अगर होती है तो ऐसे में ये क्रॉप फील्ड्स डैमेज ना हो, इसीलिए अगर ये पहाड़ों वगैरह पे राइस की प्लांटेशन होती है तो वहां टेरेस फार्मिंग की जाती है, जिसमें इस तरह से लेयर बनाए जाते हैं जिससे पानी कटकर, पानी से जो इसमें मिट्टी है वो कटकर उसका बहाव ना हो। तो टेरेस फार्मिंग जो है ऐसे एरियाज में की जाती है जहां पे ये बह सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए सक्सेसफुल राइस अगर प्रोडक्शन हमें करना है तो इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, पानी की सिंचाई, इरिगेशन यानी बच्चों पानी की सिंचाई, तो वो अच्छे से होनी चाहिए। राइस यील्ड जो है ये वेरी करता है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, जैसे 700 से 4000 किलोग्राम तक जा रहा है पर हेक्टेयर, ठीक। अगर प्रॉपर इरिगेशन है और यहाँ पे फील्ड्स वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं तो ये प्रॉपरली प्लांट की ग्रोथ अच्छा कराता है, राइस का प्रोडक्शन उससे अच्छा होता है। एशिया वगैरह में देखा जाए तो पैडी जो है इसको 3 टाइप के सॉइल के अंदर ग्रो कराया जाता है। इसमें से एक आता है क्लेई सॉइल, जिसमें बॉटम जो है इसका नीचा लेयर जो है बहुत ज्यादा कड़ा होता है, फर्म होता है। अगर यहाँ पे स्लिट्स वाले भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट क्लेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के मिट्टी हैं जिसके अंदर राइस को ग्रो कराया जाता है, ठीक। फील्ड जो है इनको प्रॉपर ड्रेनिंग इनकी बहुत जरूरी है, प्रॉपर इसमें पानी वगैरह जो है वो ड्रेन्ड आउट होने चाहिए हार्वेस्टिंग के पहले। अब जब कटाई की बात आती है तो उससे पहले ये फील्ड्स पूरी तरह से सूख जाते हैं, जब तक इनकी ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, तब तक तो ये बिल्कुल पानी से भरे रहते हैं। लेकिन जब बात पूरी तरह से हार्वेस्टिंग की आती है, जब इन प्लांट्स की कटाई की बात आती है तो ये फील्ड्स एकदम सूख चुके होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ड्राइड होनी चाहिए हार्वेस्टिंग के पहले। तो कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से ये सब ग्रेन्स को जो है पहले ड्राई हो जाते हैं, कम से कम इनमें 14% ड्राइड टू अबाउट 14% मॉइस्चर इनमें से अब निकल जाना चाहिए, सो दैट जब भी स्टोरेज वगैरह हो तो ये जो राइस है ये डैमेज ना हो। अब बात आती है प्रोसेसिंग की। अब भाई जब यहाँ पे बात होगी कल्टीवेशन कैसे होता है तो अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो बच्चों जानते रहिए जो राइस है उसके बाहर के लेयर को हटाना बहुत जरूरी है, तो ये सब मशीन्स में होता है। उसके साथ साथ इसके ऊपर की जितनी लेयर है उसको हटाया जाता है। इसमें से कुछ को ब्राउन राइस कहते हैं, कुछ को व्हाइट राइस कहते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, वो प्रोसेसिंग के अंदर आपको समझना है, ठीक है। देखो तो सीड्स जो है राइस प्लांट्स का, इसको यहाँ पे देखा जाए तो इसकी मिलिंग की जाती है ताकि इसका शाफ निकाला जा सके। शाफ क्या होता है, ये सबसे बाहरी लेयर होता है हमारे राइस का, ठीक है। इसको निकालना जरूरी है। इसी पॉइंट पे यहाँ देखा जाए तो जो प्रोडक्ट है इसको हम ब्राउन राइस कहते हैं, शाफ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये जो इमेज है इसको थोड़ा हम इनक्लोज करके देखते हैं। तो आप जो राइस में कंज्यूम करते हैं बच्चों वो ये वाला पोर्शन है, जो सफेद व्हाइट वाला अंदर का पोर्शन है ना, आप ये खाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक। उसके अगर बाहर देखा जाए तो आपको एक ब्रांड रेसिड्यू मिलता है और उसके बाहर एक ब्राउन कलर का लेयर मिलता है जिसको हम शाफ कहते हैं। ये शाफ पहले निकालना जरूरी होता है, ठीक। हालांकि इनमें प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, ब्रांड लेयर भी इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यही होता है कि इसका जो शाफ है वो निकाल दिया जाता है, ठीक। और तब इसी राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्राउन राइस कहते हैं, ठीक। अब मिलिंग जो है इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, क्यों, ताकि भाई अब शाफ के बाद इसमें से ब्राउन वाली लेयर भी निकाली जा सके, यानी कि जो ब्राउन के अंदर ये जो पिंक कलर की लेयर दिख रही है ये भी हटा दी जाए, ठीक। तो अगर अब जब ये ब्रांड निकाल दिया जाएगा तो रेस्ट ऑफ द हस्क और जब ये निकल जाएगा तो अब इसको व्हाइट राइस कहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एंडोस्पर्म रह गया राइस में। अब व्हाइट राइस जो है इसको ज्यादा समय तक रखा जा सकता है, लेकिन हालांकि इनमें न्यूट्रिएंट्स
की कमी होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक, हालांकि उसके ऊपर देखा जाए तो ब्राउन राइस ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ब्राउन राइस में क्या होगा, कम से कम आपको ब्रांड वाली लेयर मिलेगी, हस्क तो हटा दिया जाता है लेकिन ब्रांड वाली लेयर मिलेगी और इसमें प्रोटीन वगैरह होता है, इसीलिए माना जाता है भाई ब्राउन राइस हेल्दी है। लेकिन अगर व्हाइट राइस की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें इससे नहीं मिल पाते हैं। या तो हैंड से या तो राइस पॉलिशर की मदद से जो व्हाइट राइस है इसको क्या किया जाता है, इसको ग्लूकोज या टाल्क पाउडर से ट्रीट किया जाता है, जिससे इसकी पॉलिशिंग होती है, इसको एक चमक मिलती है राइस को। ठीक है, तो इसको व्हाइट राइस हम कहते हैं। इसको पारबॉइल्ड या फिर प्रोसेस किया जाता है, कई बार इसका आटा भी निकाला जाता है, चावल का भी आटा होता है ना, तो आटा वगैरह भी निकलता है। तो इसमें यहाँ न्यूट्रिएंट्स वगैरह अलग से ऐड भी किया जाता है। कई बार जो मिलिंग मशीन होती है जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस चलती है, उसमें कई बार अलग अलग टाइप के केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे इसकी पॉलिशिंग अच्छी होती है। और ये केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उस मार्केट से लाने के बाद में इसको धुलेंगे भी पानी में, तो इसमें से क्या होगा, ये केमिकल्स हटेंगे नहीं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में ही घुलते नहीं, तो इसीलिए मिलर मशीन में इनको पॉलिशिंग की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनमें ऐड किए जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनमें डाला जाता है जो कि धुलने के बावजूद इसमें से नहीं निकलता है। ये क्यों ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि जब ये केमिकल्स डालते हैं तो इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो कमी रहती है, जो कि ब्रांड हटने की वजह से ये कमी आ जाती है, उस कमी को पूरा करते हैं ये केमिकल्स। ठीक है, तो इसलिए पॉलिशिंग वगैरह की जाती है। तो प्रोसेसिंग में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले राइस होता है, उसमें शाफ्ट की भी लेयर है जो ब्राउन लेयर है। ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बाद ये ब्राउन राइस है, उसके बाद जर्म है, राइस विद जर्म लेयर जो है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, राइस विद ब्रैन भी है। अब यहाँ पे इसको फिर आगे चल के पॉलिशिंग की जाती है, जिसमें से हम देखते हैं कि शाफ्ट लेयर को हटा देते हैं, ब्रैन लेयर कई बार रहती है, तब हम उसको ब्राउन राइस कहते हैं। यही ब्राउन लेयर नहीं रहेगी तो हम लोग उसको एंडोस्पर्म या व्हाइट राइस भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसके प्रोसेसिंग के अंदर आ जाती है। अब बात आती है इसके हार्वेस्टिंग यानी कटाई की, फिर ड्राइंग की और फिर मिलिंग की। ठीक, तो राइस में जो अनमिल्ड राइस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पैडी बोलते हैं, इसको धान कहा जाता है। जब वही मिलिंग हो जाती है तो इसके बाहर के लेयर निकल जाएंगे, तब उसको हम लोग मिल्ड राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इंडोनेशिया और मलेशिया में पैडी या फिलीपींस वगैरह में पलई भी बोलते हैं पैडी को। ठीक है, यूजुअली हार्वेस्ट किया जाता है व्हेन द ग्रेन्स हैव अ मॉइस्चर कंटेंट। अब इसकी हार्वेस्टिंग तब होती है जब इनके ग्रेन्स में जो अनाज है राइस का, चावल का, उसके अंदर जब 25% मॉइस्चर सिर्फ रह जाए, तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ज्यादातर एशियन कंट्रीज में जो राइस है ये ज्यादातर यहाँ पे क्या है, वेयर राइस इज ऑलमोस्ट इंटायरली, ये किसका प्रोडक्ट होता है, छोटे मोटे स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चरिस्ट का होता है। हार्वेस्टिंग जो है ज्यादातर तरीके में देखा जाता है कि इंसान अपने हाथों से ही करते हैं, जहां पे ये अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। लेकिन कई बार ये मशीन या हार्वेस्टर मशीन से भी किया जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर से भी होता है। ठीक है, अब लेकिन सिंस हम जानते हैं मशीन्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो हार्वेस्टिंग जो है ये कई बार फार्मर्स खुद भी करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये लेबर ग्रुप्स वगैरह भी करते हैं। हार्वेस्टिंग यहाँ पे सबसे पहले फॉलो होती है, हार्वेस्टिंग के बाद यहाँ पे थ्रेशिंग होती है इमीडिएटली, या कई बार कुछ दिन बाद रुककर भी यहाँ पे थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग जो है इसको कई बार हाथ से ही ज्यादातर थ्रेशिंग किया जाता है। ठीक है, और पैडी जो है इसको ड्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसके बाद भी इसका मॉइस्चर कंटेंट 25 से घटकर कम से कम 20% तक मॉइस्चर रहे, तभी इसकी कटाई होना और इसका स्टोरेज होना सेफ होता है। तब मतलब ये कि आपका ग्रेन जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक, अब देखा जाए तो फेमिलियर यहाँ पे देखा जाता है तो एशियन कंट्रीज जो है वहां पे इज पैडी लेड आउट टू ड्राई अलोंग द रोड्स। भाई हमारे इधर साइड में क्या होता है कि जो पैडी वगैरह है इसको अलग से मशीन में ड्राई थोड़ी ना करते हैं, इसको काट दिया, काटने के बाद कई बार खेतों में ही छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, रोड साइड के पास जो खेत है वहीं पे लगा देंगे ताकि और जितना हो सके ड्राई हो जाए। तो ड्राइंग के लिए अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, वही खेत में छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, तो वो सूख जाते हैं। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में ये जो ड्राइंग है ये मिल मशीन में ही होती है। हालांकि हमारे इधर सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, तो हम देखते हैं ये जो ड्राइंग है ये कई बार रोड साइड में चलेगा, कई बार फील्ड्स में ही चलेगा। ठीक, मिल्स जो है इधर इसको सन ड्राई भी किया जा सकता है धूप की रोशनी में, या तो इसको आप सुखाइए या तो मैकेनिकल ड्रायर से ये काम करिए। तो ड्राइंग जो है वो करना क्यों जरूरी है, अल्टीमेटली हमारा फोकस इसी पे है ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट कम से कम रहे और स्टोरेज के समय कोई भी दिक्कत इसमें ना आए।
ठीक, अब यूजेस की बात कर लेते हैं। भाई राइस का क्या यूज है, सब जानते हैं भाई, खाने के लिए यूज होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। वही अगर ब्राउन राइस की बात करें तो ब्राउन राइस में आप जानते हैं कि ब्रांड वगैरह की भी लेयर है जो कि प्रोटीन जिससे हमें मिलता है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट चीजें है। राइस जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, स्टेपल फूड है, हर जगह वर्ल्ड में बहुत सारी जगह राइस डेली बेसिस पे खाया जाता है। इसका जो अगर कच्चा राइस है, इसका कई बार हमें आटा भी मिलता है, फ्लोर मतलब इसका जो चावल का आटा होता है वो बनता है, ठीक है, जिससे अलग अलग तरह के बेवरेजेस बनते हैं, राइस मिल्क बनता है, वाइन बनता है। राइस जो है इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो कई बार जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, ऐसी डाइट जिसमें ग्लूटेन ना हो, तो उसमें राइस को खाया जा सकता है। इससे कई बार नूडल्स वगैरह भी बनते हैं। ब्राउन राइस जो है इसको यहाँ पे रॉ फूड की तरह या कई बार इसको भिगो के सुखा के स्प्राउट करके भी इसको खाया जाता है, यानी कि अंकुरित करके भिगो दिया ओवरनाइट, रात भर के लिए भिगा दिया, अब उसमें से स्प्राउटिंग होगी, वो बाहर आ जाएगा और फिर वो न्यूट्रिशन क्वालिटी उसकी और बढ़ जाती है उसके अंदर से जब जर्मिनेशन हो जाएगा। तो बॉइल्ड राइस जो है ये भी कई बार इसको फ्राई वगैरह करके भी और इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के, स्पाइसेस डाल के इसको भी खाया जाता है। फूड प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। राइस जो है बाकी सीरियल्स ग्रेन की तरह इसको पफ किया जा सकता है, इसको फुलाया जा सकता है। अभी आप चावल ले लीजिए एकदम सूखा, उसको भून दीजिए, वो फुल जाएगा, तो पफ्ड राइस भी यहाँ पे खाया जाता है, ठीक है। और कई बार आप देखेंगे कि इसका जो हमारे यहाँ पे लाई बोला जाता है ना, खिचड़ी वगैरह पे लोग खाते हैं, तो वो जो पफ्ड राइस होता है उसको लाई भी बोलते हैं, तो उसको भी खाया जाता है, ठीक है। और कई बार इसमें देखा जाता है कि इसको बंगाल वगैरह साइड में और हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में भी ये लाई वगैरह जो है पफ्ड वाला जो राइस है इसको खाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो मेनली जो हम यूजेस देख पा रहे हैं वो यही है कि ये इनके अंदर प्रोटीन सोर्स अच्छा है। इसको हम अगर चाहे तो कच्चा भी स्प्राउटेड करके भी खाते हैं, पका कर भी खाते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं, तो एडिबल पर्पस के लिए इसका मेन यूज दिखता है। अब बात कर लेते हैं वीट की। वीट भी हमारा एक अनाज है भाई, जैसे राइस अनाज है वैसे वीट भी है। तो वीट यानी सीरियल्स के बारे में अब बात करते हैं वीट की। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कल्टीवेशन इसका कैसे होता है। तो कल्टीवेशन की अगर बात करें तो कल्टीवेशन जो है इसमें सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर इसका प्लोइंग वगैरह होगा, फिर इसकी सोइंग यानी कि इसको लगाने की बारी आती है फील्ड्स में, और उसके बाद इसकी ड्रिलिंग, डिबिंग और फिर इरिगेशन वगैरह अच्छे से होना इसमें भी जरूरी है। फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, यानी कि अगर हमें गेहूं लगाना है तो उससे पहले हमें कौन सी तैयारियां हैं जो कि अपने फील्ड में, अपने खेतों में करनी पड़ती है। तो लैंड प्रिपरेशन के लिए प्लोइंग जो है एक बार जरूर हो जाना चाहिए, 2 से 3 यहाँ पर हैरोइंग होनी चाहिए कल्टीवेयर प्लोइंग की मदद से। तो इसके साथ में यहाँ पे हम फील्ड जब प्रिपेयर करते हैं तो हम देखते हैं भाई कि इसके अंदर जो मिट्टियां हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हो, तो उसके लिए फार्म यार्ड मेन्योर डाला जाता है क्रॉप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे इस वीट क्रॉप को जरूरी होगी, उस हिसाब से उस सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं मेन्योर की मदद से। लैंड जो है इसको लेवलिंग करना बहुत जरूरी है, जो कि लेवलर की मदद से एक समान किया जाता है। मॉइस्चर जो है ये भी बहुत जरूरी है, प्रॉपर अगर पानी उसमें रहेगा तो जब सीड्स लगेंगे वीट के तो इससे क्या होगा, जर्मिनेशन जल्दी होगा, वो सीड ग्रो जल्दी करेगा। वीट क्रॉप जो है इसको यहाँ पर सीड बेड वगैरह अच्छा चाहिए, यूनिफॉर्म लेयर चाहिए, जर्मिनेशन अगर अच्छी होनी है तो, ठीक। तो इन चीजों का ध्यान इसमें दिया जाता है। अब बात आती है कि भाई वीट की हार्वेस्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी कैसी है। ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट कम से कम 15 से 20 होना चाहिए। वही आपने देखा राइस के केस में ये 20 से 25% था, ठीक है, इन राइस, और ये 15 से 20% हमें नजर आ रहा है वीट में, ठीक। येलोइंग जो है स्पाइकलेट्स की 80 से 90% है, या ये जो प्लांट है ये गोल्डन येलो या ब्रिटल भी हो जाता है। ग्रेस जो है ये हार्ड हो जाते हैं और स्ट्रॉ भी हो सकता है, द स्ट्रॉ बिकम्स ड्राई, और जो इनका स्टेम है वो ड्राई भी हो जाता है और कई बार ब्रिटल भी हो जाएगा। मेथड अगर देखा जाए हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग जो है इसको सेरेटेड सिकल से किया जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए हसिया जो होता है उसका इस्तेमाल करके, जो कि इस शेप का, क्रीसेंट शेप का होता है, आयरन का होता है, उससे लेकर इसकी कटाई की जाती है मैनुअल तरीके से। अगर इंसान अपने हाथों से कर रहा है तो मशीन की बात करें तो हार्वेस्टर की मदद से ये कटाई हो जाएगी, ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से, ताकि इससे क्या होगा, अनाज वगैरह का लॉस भी कम होता है। फिर थ्रेशिंग और विनोइंग जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थ्रेशर मशीन से थ्रेशिंग करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो भी स्टेम है, अब जैसे कि इसका स्टेम है, ठीक है, इसमें अलग अलग ग्रेन्स है। अब इसमें क्या होगा, जब इसकी कटाई होगी तो ठीक है ये पार्ट तो हट गया, लेकिन ये इतना पार्ट रह गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसको थ्रेशर मशीन में डालते हैं जिसमें इसकी कटाई होती है और छोटे छोटे स्टेम्स में कट होता है। उसके बाद विनोइंग होती है जिसमें जो छोटा स्टेम है वो क्या होगा, हवा की मदद से अलग कैरी हो जाएगा और जो ग्रेन्स है
वो हैवी होने की वजह से अलग डायरेक्शन में कलेक्ट हो जाएंगे, तो इसको विनोइंग कहते हैं। तो इसमें ग्रेन्स अलग हो जाएगा, बाकी का डस्ट वगैरह जो उसमें अनवांटेड चीजें वो अलग हो जाती है। तो इस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। कई बार इसको बाम्बू स्टिक वगैरह से लेकर पीटा भी जाता है ताकि उसमें से जितने ग्रेन्स है वो बाहर निकल जाए। ट्रैक्टर वगैरह भी इसके ऊपर चला दिया जाता है। विनोइंग जो है इसको मैनुअल तरीके से भी होता है। मैनुअल तरीके से कैसे होता है, ऊपर से आप क्या करें, सारे ग्रेन्स को जिसमें उसमें बाकी के भी उसके स्टेम वगैरह लीफ है उसको एक साथ में ऐसे नीचे गिराते हैं। अब इसमें क्या होता है, हवा की वजह से हैवी पार्टिकल जो होगा, हैवी क्या होगा, हमारा अनाज होगा, वो अलग गिरेगा, और जो लाइट उसका स्टेम लीफ ये सब है वो अलग चला जाएगा। ठीक है, ताकि इससे इंप्यूरिटीज जो है वो अलग हो जाएगी, ग्रेन अलग हो जाएगा। विंड करेंट्स, हवा ऐसे समय पे तेज चलती है जब यहाँ पर ये विनोइंग वगैरह अगर मैनुअल तरीके से इंसान अपने हाथों से अगर ये काम करते हैं तो ज्यादातर ये विनोइंग का काम तभी होता है जब हवा वगैरह बहुत तेज चल रही होती है। ठीक, तो अब पावर ऑपरेटेड विनोवर की मदद से भी, कई बार मशीन्स की मदद से भी विनोइंग होती है, कई बार इंसान अपने से भी करते हैं। इधर यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस में अगेन जैसे राइस में था, सबसे पहले उनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है भर भर के। वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे वीट जो है इनमें भी न्यूट्रिएंट्स भर भर के पाया जाता है। वीट जो है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर है, प्रोटीन भी है, विटामिन है, आयरन है और जिंक है। फाइबर जो है डाइजेशन के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है, उसी के साथ प्रोटीन जो है वो टिश्यू रिपेयर करने में मदद करता है। विटामिन बी जो है नेसेसरी है यहाँ पर एनर्जी के लिए, एनर्जी अच्छी देती है। आयरन और जिंक जो है हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, जिससे हमें बहुत अलग अलग डिजीज से लड़ने में मदद मिलती है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वीट में क्या है बच्चों, फाइबर है बहुत ज्यादा, है ना। अगर ये फाइबर जो है ये हमारे जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारा जो हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, वो सही रहता है। अब इसीलिए आप देखते हैं आज के टाइम पे डाइजेशन इश्यूज इतने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम मोटा अनाज नहीं खाते हैं, हम बहुत ज्यादा पतला अनाज खाते हैं। गेहूं भी खा रहे हैं तो उसमें आप इसका ब्रांड वगैरह जो बाहर का लेयर होता है वो थोड़ी ना कंज्यूम कर रहे हैं, आप तो सिर्फ उसका अंदर का एंडोस्पर्म खा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो और पतला पिसा जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा स्टिकी हो जाता है। वही अगर आप बात करें तो आप इस गेहूं भी ना खा के आप मैदा वगैरह ज्यादा खाते हैं, आपको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, सब में मैदा भरा पड़ा है। ये सब क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन में जाके अंदर चिपकता है। तो इसको बच्चों अगर आप खाते भी हैं तो उसको बहुत कम कर दीजिए, इस सारी चीजों को खाना है, क्योंकि इन सब से आने वाले समय में इतनी डिजीज फैलेगी, इतनी डिजीज फैलेगी जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। और जब तक आपकी हेल्थ नहीं सही रहेगी, आप लाइफ में अगर कुछ बड़ा करने जाएंगे तो उसके बीच में वो एक रुकावट पैदा करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हेल्दी लाइफ जीना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ बढ़िया अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए आप बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप अपने बॉडी में वो खाना ही नहीं आपके बॉडी में जा रहा है जो आपके बॉडी को हेल्दी रख सकता है, तो ये रुकावट पैदा कर सकता है। एक ना एक दिन तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक, तो जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, क्योंकि जब फाइबर रिच फूड हम खाते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, इससे हमारा वेट वगैरह मेंटेन रहता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वीट्स में पाए जाते हैं जो कि क्या करता है, आपके स्किन को अच्छा रखता है, स्किन को टाइटन रखता है, झुर्रियां स्किन पर थोड़ी सी लेट में आती है, तो ये सब अच्छा है। तो वेट वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वीट में फैट वगैरह नहीं होता है, कैलोरीज भी कम होती है, जिसके वजह से आप कम भी अगर यहाँ पे खाते हैं, गेहूं वगैरह भी, रोटी खा रहे हैं, गेहूं तो खाएंगे नहीं, उसकी जो रोटियां आप खाते हैं तो वो आपको क्या करेंगे, 2 ही 4 रोटी में आपका पेट भर रहा है। वही अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स खाएंगे तो आप खा ज्यादा लेंगे, उससे आपको फुल नहीं फील होगा, लेकिन वो बाद में दिक्कत करता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, ओवर ईटिंग आप नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट मेंटेन रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, आपके स्किन को बहुत ज्यादा टाइटन रखते हैं और स्किन को एक ग्लो देते हैं, तो उसमें भी ये वीट मदद करता है। वही अगर हम बात करें तो ये ब्लड के शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। बात थोड़ी सी अलग लग रही होगी लेकिन वीट भी ये काम करता है। ठीक, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, यानी इसमें जो ग्लूकोज है वो बहुत कम होता है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है अचानक से बढ़ता नहीं है अगर आप गेहूं का कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो, जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस घट जाते हैं। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो इंसुलिन हार्मोन जो है आपकी बॉडी में हमेशा रिलीज होता रहेगा और इससे आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं होगी। क्योंकि जो डायबिटीज है, जो ब्लड प्रेशर है, ये अगर इंसान का एक बार इम्बैलेंस हुआ तो इससे 10 तरह की अलग अलग डिजीज होने लगती है, तो इसको मेंटेन करना जरूरी है। हार्ट हेल्थ के लिए गुड बहुत अच्छा होता है। ठीक, स्टडीज ये बताती है कि अगर होल ग्रेन अगर हम खाते हैं तो वीट जो है, होल ग्रेन वीट जो होता है वो हार्ट डिजीज होने से रोकता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है, ग्लूकोज कम है, विटामिन प्रोटीन ज्यादा है। ठीक,
इसके साथ इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखते हैं, जिसके वजह से आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं लगता है और आसानी से आप बीमार नहीं पड़ते हैं। वही कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी लड़ने में जो गेहूं है वो मदद करता है। इसके अंदर लिंगेम्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कैंसर से लड़ने में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है या ओवरी कैंसर है, सबसे लड़ने में मदद करता है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह ये काम करते हैं, तो ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देते हैं यूवी रेस से, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। और इजीली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। भाई आटा लिया, पानी में थोड़ा सा घोला, ये नहीं बहुत ज्यादा पानी डाल दिए, वहीं पे बाढ़ नहीं बनाना है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में जितना चाहिए उसमें आटे में अगर आप जब पानी मिक्स करके उसका डो बनाते हैं तो वो बढ़िया से तैयार होता है। ठीक है, और ये इजी ऑप्शन होता है, ये इससे आप क्या कर सकते हैं, रोटी वगैरह अच्छी बनती है और जल्दी बनती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ठीक, तो बच्चों ये इतनी चीजें थी जो आज के इस क्लास में आपको समझनी थी, लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये पूरे कोर्स को, 4th सेमेस्टर के पूरे कोर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नवोदय बैच के साथ जरूर जुड़िए। इस बैच के अंदर आपको बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम जैसे कोर्सेज इस बैच में रन करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं बच्चों हमारे इस नवोदय बैच के साथ में जुड़ने के लिए 4th सेमेस्टर के साथ, बिकॉज अगर आप ज्यादातर चांसेस है कि जो भी बच्चे इधर जुड़े होंगे वो ज्यादातर पुराने बच्चे होंगे, तो वो बच्चे आप हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे से विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप जानते ही हैं कि इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, टीएनएस एजुकेयर ऐप पर। साथ में आपको लाइव डाउट क्लासेस मिल जाएंगे, वहां पे जब लाइव क्लासेस चलेगी तो आप वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आप सब जानते हैं डीएनएस हर साल ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता है और जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों को हर साल बेनिफिट होता है उनके सेमेस्टर एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप भी अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए। पूरे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1499 है। आज ही के आज एनरोल करिए, क्योंकि अभी कोर्सेज को ऑलरेडी हमारे ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे हैं वो ऑलरेडी ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा बच्चों। ये जो यूट्यूब पर आपको लिए फ्री क्लासेस जा रही है, इसका पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पर, डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगा। उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। वहां पे आपको हमारा इस पूरे आज के इस लेक्चर वीडियो का जो पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल आपको हो जाएगा। अगर इसी के साथ बच्चों आप डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारे इस ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।